ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं भाषा विवाद किसके हित में। हमारे देश में जो बहुभाषीय बहुसांस्कृतिक प्रदेश है, बहुत भाषाएं हैं, बहुत सी बोलियां हैं, बहुत से डायलेक्ट्स हैं। हमारे संविधान में कई भाषाओं को मान्यता मिली है, शायद 24 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है और कई अभी भी प्रतीक्षा सूची में है। लेकिन हमारे यहाँ भाषा के विवाद कई बार हुए हैं। गोवा में मराठी वर्सेस कोंकण विवाद हुआ, असम में हिंदी वर्सेस बंगला, असमिया वर्सेस बंगला विवाद हुआ, बंगाल में भी कई बार विवाद हुआ और कई प्रांतों में हमारे यहाँ भाषा को लेकर विवाद हुए हैं, लेकिन वे लंबे समय तक चले नहीं हैं। क्योंकि हमारे देश में हर व्यक्ति जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वे किसी न किसी रूप में उसको अपना राष्ट्र प्रेम का एक हिस्सा मानते हैं। अभी हाल में कल दिल्ली की पुलिस ने बंगला को इस प्रकार कहा कि यह बांग्लादेशियों की भाषा है। कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी थे, उसके नाम पर उन्होंने कहा कि ये तो भाषा नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हुई उसके प्राकृतिक रूप से एक क्षोभ लोगों में हुआ। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने विरोध किया और काफ़ी कई जगह पर विरोध हुआ। तो ये जो विरोध होते हैं, आपस में भाषा विवाद होते हैं बीच बीच में, इससे देश का तो नुकसान होता ही है, व्यक्ति का भी नुकसान होता है। इसीलिए मैं आज विषय रखा कि किसके हित में, फायदा किसका होता है। आज जो भी भाषा विवाद हुआ इसमें लाभ किसी का नहीं हुआ, नुकसान हुआ। चाहे वो कभी सिलचर में बंगला भाषा को राजभाषा बनाने के लिए भी बहुत बड़ा हुआ था, 11 व्यक्ति शहीद हुए थे और कई जगह। और अगर हम भारत के बाहर अगर झांकें तो हमारे बगल में जो बांग्लादेश बना है वो तो भाषा के लिए ही बना हुआ है। भाषा की लड़ाई से ही एक देश पैदा हुआ दुनिया में, उसका नाम है बांग्लादेश। और जो आज बंगाल दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने भाषाओं में 6ठे नंबर पर है और बहुत समृद्ध भाषा है। हमारा राष्ट्रगीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो बांग्ला भाषी थे। बहुत सी बातें कह सकते हैं। और हिंदी को भी राजभाषा बनाने में बंगालियों का और बंगला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसी स्थिति में देश में बंगला को लेकर के या किसी अन्य भाषा को लेकर विवाद जो होता है दुर्भाग्यजनक है। फिर भी ये क्यों होता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसमें किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान, इन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में 4 अलग अलग भाषाओं के व्यक्तियों को बुलाया हमने। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराऊँ। एकदम दाएं बैठी है बंगला भाषा की राइटर शर्मिष्ठा घोष। उनके पास बैठे हैं श्री प्रियंकर पालीवाल, जो हिंदी के विद्वान हैं, हिंदी के लेखक हैं। उनके पास बैठी हैं आतिया मुश्ताक, जो उर्दू में लिखती हैं, कई उनकी पुस्तकें भी छपी हैं। और शेष में बैठे हैं श्री जगमोहन सिंह खोखर, जो पंजाबी के राइटर हैं। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं शर्मिष्ठा जी से। शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे कहा कि जो बंगला भाषा है दुनिया की सबसे बोली में 6ठी भाषा का नंबर है और बंगला का अपने एक बहुत बड़ा साहित्य रहा है। हमारे देश का जो राष्ट्रगीत लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो खुद बंगाली थे और बंगला भाषा को बहुत हिंदी से मिलती जुलती है, संस्कृत। और तो 2024 वर्ष में इसको सांस्कृतिक भाषा के रूप में भी मान्यता मिली है। तो ये लेकर के क्यों विवाद होता है? कई बार अब असम में भी विवाद हुआ है। असम में मैंने जैसे बताया कि सिलचर में रेलवे स्टेशन पर आंदोलन हुआ, 11 लोग शहीद हुए। तो ये जो आंदोलन होते हैं, और ऐसे बंगाल में हुआ जिसका देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में सबसे आगे रहा है, बंगाल और पंजाब। ऐसा क्यों होता है, किसके हित में है, इस तरह को कैसे रोका जाए? शर्मिष्ठा जी, बहुत संक्षेप में। नमस्कार। ताजा टीवी की सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। सागर मंथन की आज की जो विषय है बहुत ही सांप्रतिक और महत्वपूर्ण चर्चा की विषय है। भाषा को लेकर जो अभी विवाद देश में चल रहा है, इसमें किसी का लाभ तो नहीं होगी, सबका नुकसान ही है। और भाषा विवाद
जो अभी हो रहा है ये हमारी देश की जो परंपरा है संस्कृति का, इसको ठेस पहुंचेगी और ये देश के लिए हानिकारक ही होगी। बांग्ला के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, मोदेर गौरव मोदेर आशा आमोरी बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा बंगालियों की आशा होती है। बांग्ला भाषा के लिए ये बांग्ला भाषियों पे अत्याचार बंगाली कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक भाषा की लोगों के ऊपर ये अत्याचार के मतलब ये है उस भाषा की पूरी जाति पे अत्याचार। लेकिन इतिहास गवाह है, ये बांग्ला में बात करने के लिए, अधिकार के लिए, जैसे नेवर जी ने बोला, एक नया देश का जन्म हुआ पृथ्वी की मानचित्र पे, बांग्लादेश। और बांग्ला भाषा में बात करने की मांग के लिए बांग्ला भाषियों ने शहीद हो चुके हैं, ढाका में, सिलचर में भी। तो बंगाली ऐसे अपनी भाषा के ऊपर कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और कहा ऐसे जाते हैं कि बांग्ला अकेली भाषा है जो दूसरी भाषाओं को प्रश्रय भी देते हैं और दूसरी भाषाओं को अपनाते भी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत सदियों पहले शांति निकेतन में हिंदी डिपार्टमेंट की स्थापना किए थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लाए थे। लेकिन अभी इतने साल बाद, आज़ादी के इतने साल बाद, बंगालियों पे बांग्ला भाषा में बात करने के लिए क्यों अत्याचार होगा? क्योंकि India does not have any distinctive national language. Hindi is widely spoken language. Hindi is our only widely spoken language, not our राष्ट्र भाषा। और बंगाली 9.72 करोड़ पीपल इंडिया में बांग्ला में बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 5.03% ऑफ पॉपुलेशन बांग्ला में बात करते हैं। संविधान के अनुसार 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। और इसी देश में कोई भी नागरिक देश की सीमा के अंदर कहीं भी रह सकते हैं और अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो अपना लीगल डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद उस पर अत्याचार अगर होगी तो ये सिर्फ बंगाली नहीं, देश की कोई शुभचिंतक इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और समर्थन भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये भाषा विवाद अभी इधर ही स्टॉप करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बांग्ला भाषा सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। बशीरहाट, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब बहरमपुर, ये सब जगह में जो लोग बांग्ला में बात करते हैं, भले ही उसकी मजहब इस्लाम हो, लेकिन है तो वो लोग बंगाली, भाषा तो बांग्ला ही है। बांग्ला भाषा में बात करने के लिए अत्याचार, ये अगर ऐसा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में। अगर ऐसा एग्जाम्पल होता तो जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसकी दादाजी का घर काठियावाड़ गंदोला में था और जिन्ना साहब की दादाजी हिंदू थे, पूर्ण मेघदास जी, गोकुलदास मेघदास जी। तो बाद में ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, बट मोहम्मद अली जिन्ना साहब गुजरातियों की तरह फ्लुएंट गुजराती में बात करते थे। तो ऐसा मिसाल तो है नहीं दुनिया के इतिहास में कि पाकिस्तान से उसको हिंदुस्तानी छप्पा लगा के काठियावाड़ धकेल दिया गया था। तो आज कोई पश्चिम बंगाल की बंगाली बांग्ला में बात करते हैं, उसको बांग्लादेशी छप्पा लगा के बांग्लादेश में क्यों धकेल दे रहे हैं? ये एकदम ही ठीक नहीं है। भाषा विवाद अभी बंद करना ही देश के लिए उचित होगा, ये मेरा राय है। शर्मिष्ठा जी ने कहा कि बंगला जो भाषा है वो बहुत समृद्ध भाषा है, उसको लेके विवाद करना अच्छा नहीं है। इससे किसी को हित तो किसी का नहीं है, किसी का भी हित नहीं है, बल्कि नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान संप्रति को है। जो देश में एक संप्रति है, प्रेम है, भाईचारा है, उसको नुकसान है। उनका बंगला समृद्ध भाषा होते हुए भी बंगला ने हमेशा सब भाषाओं का सम्मान किया है, किसी भाषा को उन्होंने बदल नहीं की है। हाँ, जब हमारी भाषा पर कोई अटैक होता है तो हम शहीद भी होते हैं, हम उसका मुकाबला भी करते हैं। ये कहना शर्मिष्ठा जी का। आइए हम बात करते हैं प्रियंकर पालीवाल से। पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हिंदी राजभाषा है और हिंदी राजभाषा के नाते सारी भाषाओं के बीच में एक सेतु का काम करती है, जो राजभाषा का काम होता है। आज भी हिंदी को भी कई बार, आज इतने साल हो गए आज देश को आज़ाद हुए, फिर भी लोग बोलते हैं थोपी जा रही है। दक्षिण भारत में अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और भाषा को लेकर के होता है मराठी और हिंदी, वो सब मराठी बोलना पड़ेगा, जबकि मराठी और हिंदी की एक ही लिपि है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे क्या मूल में क्या है, इसका स्रोत कहाँ से है
और ये इससे भारत की एकता अखंडता को कितना नुकसान हो सकता है और इसका क्या उपाय को ख़त्म करने का, हम पालीवाल जी इन सारी बातों बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहेंगे। नेवर जी, हम दुनिया का ऐसा अनूठा देश हैं जो अपनी समृद्धि और संपन्नता से परेशान है। कहीं कोई कमी हो, सामान्यतः विवाद तब होते हैं। हमारे यहाँ विवाद तब हैं जब हमारी समृद्धि अतुलनीय है। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां और ऐसी बहुलता इस देश में है कि मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई देश सांस्कृतिक दृष्टि से इतना संपन्न है। और अगर वही हमारे यहाँ विवाद का कारण बन जाए तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और कोई हो नहीं सकती। हिंदी इस देश की प्रतिनिधि भाषा है। अभी शर्मिष्ठा जी ने कहा कि वो तो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। दरअसल उसे होना तो राष्ट्रभाषा ही था और आज़ादी के पहले उसे राष्ट्रभाषा ही कहा जाता था। लेकिन राष्ट्रभाषा राष्ट्र बनाता है, संविधान के तहत उसे राष्ट्रभाषा न कहकर हमने राजभाषा बनाया, यानी संघ सरकार के कामकाज की भाषा। तो हमारी राजभाषा तो वह है ही। और भाषा का कोई भी विवाद हो, भले ही उत्तर भारत के राज्यों में बांग्ला भाषियों को प्रताड़ित करना हो या महाराष्ट्र में या दक्षिण में हिंदी भाषियों को प्रताड़ित करना हो, ये सभी जो हो रहे हैं काम, मुझे लगता है कि इनके पीछे नासमझी ज़्यादा है और अपनी भाषा का प्रेम कम है। क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी अन्य भाषा से घृणा करने लगे या उसे उसका जो सही स्थान है वो न दें। आप ये देखिए कि भाषा के जो विवाद हैं वो खड़े क्यों होते हैं, इसलिए कि हम सबको अपनी भाषा को लेकर एक असुरक्षा का भाव पनप गया है। भारत की कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं है और हिंदी तो देश की न केवल संपर्क भाषा है, प्रतिनिधि भाषा है, बल्कि इतनी उदार भाषा है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी और भाषा में एक सचिन तेंदुलकर आए, वो उसमें अपनी बात कह सकता है, कमेंट्री कर सकता है। एक सौरव गांगुली आए, वो उसमें अपनी बात कह सकता है, कमेंट्री कर सकता है। दक्षिण भारत के श्रीकांत आए, वो अपनी बात हिंदी में कह सकते हैं। यानी जितना विस्तार हिंदी का है एक प्रतिनिधि भाषा के रूप में, मुझे नहीं लगता भारत की किसी अन्य भाषा को यह सौभाग्य प्राप्त है। तो स्वाभाविक रूप से हिंदी की एक जगह ऐसी है जहां वो दूसरी भाषाओं को साथ लेकर चल सकती है। लेकिन अगर उसकी प्रतिवेशी भाषाओं को यह संदेह हो जाए कि हिंदी उसकी जगह ले रही है, तो मुझे लगता है कि एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसी कि अभी हमने महाराष्ट्र में देखा कि हिंदी भाषियों को जबरन कहा गया कि आप मराठी में बोलिए। मैं सिद्धांततः इस बात को मानता हूं कि आप जहां रहें, आपको वहां की भाषा आनी चाहिए, आपको वहाँ की भाषा बोलनी चाहिए, आपको वहाँ की भाषा व्यवहार करनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जबरन किसी से मारपीट करके उससे कहें जिसको वो भाषा नहीं आती है वो भी वही भाषा बोले, क्योंकि ये चीज़ें जबरन नहीं हो सकती, ये चीज़ें संवाद से हो सकती है। आपने कहा विवाद किसके हित में, विवाद से तो किसी का हित होता नहीं है। सबका अगर कुछ लाभ होगा तो संवाद से होगा, और संवाद के लिए भाषा चाहिए होगी, और भाषा वो चाहिए होगी जिसे दोनों पक्ष समझते हों। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई समस्या है नहीं, गलतफहमी ज़्यादा है। वरना जितने तरह के भाषा विवाद हैं उनका समाधान हमारे संविधान में निहित है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 343(1) कहता है कि इस देश की संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, यहाँ तक कि उसके अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। अब अगर राज्य के लोग चिंतित हों भाई हमारा क्या, हिंदी राजभाषा हो गई, तो उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद
345, 346 में इसकी भी व्यवस्था की गई है कि भारत की अन्य भाषाएं, अभी नेवर जी ने कहा था 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं के लिए भी संविधान में व्यवस्था है कि अगर बंगाल में राजकाज होना चाहिए तो किस भाषा में? बांग्ला में। अगर उड़ीसा में राजकाज होना चाहिए, कामकाज, किस भाषा में? उड़िया में। तमिलनाडु में होना चाहिए, तमिल में। यानी संविधान के दायरे में सबके लिए व्यवस्था है। यहां तक कि वो छोटी भाषाएं जिनको बोलने वाले बहुत सीमित लोग हैं, उनके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि सरकार विशेष नियम बनाकर उनको वो सुविधा प्रदान करे और उन भाषाओं को भी उन्नति का अवसर मिले। तो मुझे लगता है कि जो हमारी समस्या है, हमारी अपनी खड़ी की हुई है, वरना उसका जो समाधान है वो बहुत आसान है। आप संविधान की ओर जाइए, आपको अपने तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रियंका पालीवाल जी ने हिंदी के बारे में बड़ी अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि देखिए, हिंदी को तो होना चाहिए था राष्ट्रभाषा, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा ही जाता था। पूरे राष्ट्र में जो बोली जाती है वो भाषा हिंदी। जहाँ पर भी विभिन्न भाषा भाषी लोग मिलते हैं आपस में, अगर आप कुंभ मेले में जाइए, किसी भी बड़े मेले में जाइए, तीर्थ स्थान पर जाइए, तो वहाँ दक्षिण उत्तर भारत के लोग मिलते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं। भले वो हिंदी टूटी फूटी हो, भले वो हिंदी अशुद्ध हो, लेकिन उनकी जो बात करने का जरिया होता है उसको कोई कहता नहीं कि आप हिंदी बात करिए, आपस में बात हिंदी में करते हैं। मैं बहुत तीर्थों में गया हूँ, गंगा सागर भी गया हूँ और उज्जैन और इलाहाबाद के कई तीर्थ, वहाँ दक्षिण भारत उत्तर भारत जितने लोग आते हैं, चाहे अनपढ़ लोग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, बूढ़े हों, वो बात हिंदी में करते हैं। भले वो हिंदी अशुद्ध हिंदी हो, टूटी फूटी हो, और बोलचाल में सब समझ जाते हैं। तो लेकिन इसको हिंदू को जब देश की आज़ादी हुई तो उसको राजभाषा बनाया गया। राजभाषा में सेतु सा था और हिंदी का ये कर्तव्य भी था और हिंदू ने किया भी, सब भाषाओं को साथ लेकर के चलने की बात। कभी इसमें थोपी नहीं गई हिंदी। लेकिन ये जो है अभी भाषा एक ऐसी चीज़ जो आप जबरन किसी को नहीं बता सकते। पालीवाल जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति वहाँ की लोकल भाषा, अगर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए, बोली जानी चाहिए। अगर आप बंगाल में हैं तो बंगला भाषा को आपकी जानकारी होनी चाहिए, बंगला में आप बोलिए और दूसरों को भी आप उस दूसरी भाषा भी सीखिए। संविधान में हमारे यहाँ 22 वो है, लेकिन संविधान में भाषाएं 22 मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं के साथ कभी विवाद हो, उस पर क्या होना चाहिए इसका हमारा निहित है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे उसको हम उसके निपटारा कर सकते हैं। तो इसके दायरे में सबकी व्यवस्था है वहाँ पर। इसलिए हम भाषाओं को लेकर जो विवाद है वो एक्चुअली हमारी अपनी बनाई हुई या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, कुछ उनके जो निहित स्वार्थ के लोग हैं या नासमझ हैं, उनका ये बनाया हुआ विवाद है। ये का सॉल्यूशन संविधान में लिखा हुआ है, ये कहना प्रियंका पालीवाल जी का। इस तरह हमने शर्मिष्ठा बाग से बात की, मैं गलती से उनको घोष बोल दिया था, शर्मिष्ठा बाग, और प्रियंका पालीवाल जी से बात की। अब हम अपने अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम परिचर्चा करें भाषा विवाद किसके हित में। और ब्रेक में जाने के पहले श्री प्रियंका पालीवाल जी ने और शर्मिष्ठा बाग जी ने अपनी अपनी भाषाओं के बारे में और देश के हित में क्या है, कैसे भाषाओं के बीच में समन्वय होना चाहिए, सेतु होना, इन सब पर बातचीत की, संविधान को लेकर भी बातचीत की। आइए बात करते हैं अतिया मुश्ताक जी से, जिनके बारे में वो उर्दू राइटर हैं। अतिया जी, आप उर्दू के हैं और हमारा हिंदी उर्दू को तो हम बहने मानते हैं। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, उर्दू हमसे बड़ी है। वैसे भाषा जो भी, क्योंकि 2016 में पहला 1826 में पहला अखबार निकला था उर्दू 26 में, और हिंदी का अखबार 1824 में निकला था और हिंदी का अखबार 1826 में निकला था। यानी आप हमसे 2 साल बड़े हैं पत्रकारिता के हिसाब से। जी, थैंक यू। और हमारे जितने राइटर हैं हिंदी के, खासकर उत्तर भारत के, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे और बहुत से राइटर हैं, उन्होंने शुरुआत लिखने की उर्दू से की थी, बाद में हिंदी में आए थे। उस समय तो सरकारी काम भी उर्दू में होता था। आज उर्दू की भाषा को लेकर के वो भी क्वेश्चंस आते हैं कई जगह। कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा, जबकि पाकिस्तान का निर्माण तो 47 में हुआ था, जबकि भाषा उर्दू की तो सैकड़ों साल पुरानी है।
तो ये जो विवाद को लेकर के आप क्या सोचते हैं, एक राइटर होने के नाते, एक उर्दू स्पीकिंग होने के नाते? अतिया मुश्ताक जी, संक्षेप में। आजकल जबान को लेकर हिंदुस्तान में काफ़ी हलचल है। अगर कोई हरियाणा या गुजरात वगैरह में कोई मुंह से बंगला बोल दे, उसको पुलिस पकड़ के मारती है, पब्लिक ही मारती है, और बोलते हैं कि तुम बंगाली हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम वापस चले जाओ। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम बंगाली में लिखा है, तो अगर हम लोग बंगाली का इंसल्ट करते हैं तो हम लोग नेशनल एंथम का भी इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी 1912 का 10 रुपए का नोट देखिए, उस पर ये बंगला में लिखा हुआ है। इसलिए बंगला बहुत ही दुनिया का सबसे ज्यादा बोलने वाला 6th लैंग्वेज है, जो उन्होंने बोला है, ये उन्होंने बताया है। और हाल ही में अमित मालविया ने कहा है बंगाली कोई लैंग्वेज ही नहीं है। बंगाली सिर्फ बंगाली में नहीं बोली जाती है, त्रिपुरा और असम में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ उर्दू बोला जाता है ज़्यादातर मुस्लिम लोगों में, अमंग मुस्लिम्स, तो वहाँ अफसोस की बात यह है जो मदरसा स्कूल जो उर्दू मीडियम है वो बहुत सारा बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, ये बोल करके कि यहाँ के बच्चे टेररिस्ट बन रहे हैं। हालांकि छोटे बच्चे क्या टेररिस्ट बनेंगे। और अगर कोई उर्दू में बोर्ड दुकान में लगाता है उत्तर प्रदेश में, तो दुकान को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम ये हो, पाकिस्तानी हो, या तुम बांग्लादेशी हो, या तुम बंगाल चले जाओ, माने उसको रहने नहीं दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू का लेकर के। महाराष्ट्र की लैंग्वेज अगर देखिए तो वहां पर मराठी में लोग इंग्लिश नहीं, वो लोग मानते इंग्लिश में और मराठी लैंग्वेज में, हिंदी को नहीं मान रहे हैं। साउथ में भी हिंदी के खिलाफ है वो लोग अपनी लैंग्वेज में, तमिलनाडु लैंग्वेज में वो लोग पढ़ते हैं, केरला वगैरह जो भी अपने लैंग्वेज में करते हैं। आज का टेलीग्राफ का अखबार अगर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, आई थिंक लास्ट पेज में, सेकंड पेज में है कि 4 ऑफिसर्स, बंगाली ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने निकाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चूंकि वो बंगाली थे। तो ये बहुत गलत बात हुई। ममता बनर्जी बहुत नाराज हैं और इसके लिए वो कुछ कदम भी लेने वाली हैं। थैंक यू। अभी अतिया मुश्ताक जी ने कहा, हालांकि उर्दू भाषी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा नेशनल एंथम जो भी बंगला में लिखा गया था। बंगला हमारे लिए बहुत सम्मान की भाषा है। आज किसी भी तरह से वो बंगला के बारे में कोई गलत बात बोलता है तो पूरे देश का अपमान होता है, राष्ट्रगीत का अपमान होता है। अमित मालवीय जी ने जो कहा बंगला भाषा कोई भाषा नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 6ठी भाषा है। और अभी उर्दू के साथ भी बड़ा गलत काम हो रहा है। उर्दू में कोई बोर्ड है, यूपी में उर्दू हमेशा रही है भाषा। उर्दू में जो साइन बोर्ड उर्दू में लिखा रहता है तो उसको हटा देते हैं वो लोग। आज आप टेलीग्राफ का हवाला देते हुए कहा कि 6 कई ऑफिसरों को हटाया गया क्योंकि वो बंगाली ऑफिसर थे। ये चीज़ देश के हित में नहीं है, देश के लिए खिलाफ है, देश के हितों के खिलाफ है, और इससे किसी भी भाषा का हित नहीं होता है, हर भाषा का नुकसान होता है। इस प्रकार अतिया मुश्ताक जी ने अपनी बातें कही। आइए अब हम बात करते हैं पंजाबी राइटर जगमोहन सिंह खोखर से। खोखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने सब भाषाभाषियों को लोग सुना। पंजाबी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है और पंजाबी भाषा के साथ किसी का कभी झगड़ा हुआ नहीं, फेमिनिस्ट नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही है। पंजाब तो हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई तो का सबसे बड़ा नायक तो बंगाल और पंजाब दो ही तो हमारे प्रांत रहे। और पंजाबी भाषा हम लोग थोड़ी बहुत भी जान करके बोलते हैं, अच्छा लगता है पंजाबी भाषा सुन के। तो आज इस झमेला झगड़ा जो चल रहा है जी, तो ऐसे इसको पीछे क्या कारण आपको लगता है और कैसे इसका समाधान हो सकता है, ये हम जानना चाहेंगे खोखर साहब आपसे। सागर टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम के इस परिचर्चा में, जिसमें वर्तमान भाषा विवाद को लेकर अपने अपने विचार मुझसे पहले रखे हैं,
वर्तमान विवाद नई शिक्षा नीति 2020 में जो त्रिभाषीय एक विकल्प रखा गया है, उसको लेकर मराठी हिंदी विवाद का जन्म हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि उन्हें शायद ये लगा है कि ये शिक्षा नीति उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा पर शायद कोई ग्रहण लगाएगी या उसका एक दूरगामी कोई असर होगा। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाषा विवाद भारतवर्ष में कोई नया नहीं है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासित भारत में हिंदी उर्दू को लेकर पहला भाषा विवाद जन्मा था, परंतु अखंड भारत के जब टुकड़े हुए, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती थी स्नातकोत्तर स्तर तक, और लाहौर में एक हिंदी का बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस था, राजपाल एंड सन्स। वहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़कर कुछ पंजाबी नाम मैं लेखकों के लूँगा जिससे आप भी शायद परिचित हों, यशपाल, भीष्म साहनी, उपेंद्र नाथ अश्क, नरेंद्र कोहली आदि। लेकिन हिंदी को कभी भी खतरे के रूप में पंजाबी भाषा ने नहीं देखा। विश्व में 2 विश्वविद्यालय हैं जो भाषा के ऊपर बने हैं। पहला हिब्रू विश्वविद्यालय जो जेरूसलम इज़राइल में है, और दूसरा पटियाला पंजाब में पंजाबी विश्वविद्यालय। इसके बावजूद पंजाब में कभी भाषा विवाद हिंदी को लेकर नहीं हुआ। सन 47 के बाद हिंदी फलती फूलती रही और इसमें आनंद बख्शी, भीष्म साहनी, बलराज साहनी इत्यादि नाम प्रमुख हैं कि जिन्होंने हिंदी में महारत हासिल की और अपना एक मुकाम बनाया। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मराठी भाषियों को कि वो पंजाबी भाषा की तरफ नज़र उठा के देखें। पंजाब में पंजाबी लिपि जो हिंदी से बहुत मिलती जुलती है, हिंदी वहाँ फलती फूलती रही, कोई विरोध नहीं हुआ। पंजाबी को कभी ये ना लगा कि मेरी अस्मिता, मेरी संस्कृति या मेरा भविष्य खतरे में है। आप भी निश्चिंत रहें और आश्वस्त रहें कि भाषा कभी मरती नहीं है। भाषा हमेशा फलती फूलती है। इसीलिए मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप भी संयम रखें और सरकार की नीति जो हिंदी भाषा को लेकर आई है उसको समझें। हम किसी भी नई चीज़ का विरोध तत्क्षण करते हैं, पहले समझने की आवश्यकता है और फिर उस पर, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल, अपनी भाषा का विकास करने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तकें बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में भी वो अपने स्कूलों में किस तरह की भाषा और कैसे पढ़ाएंगे इसकी उनको छूट दी गई है। बहुत से राज्यों में वहाँ ये इन अल्पसंख्यक भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों में होती है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी एक संपर्क का माध्यम है और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। बांग्ला भारतवर्ष में
सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में दूसरे नंबर पर है, बहुत समृद्ध है। और दक्षिण में इसका विरोध पहले दिन से होता रहा कि हिंदी को हम नहीं अपनाएंगे। कारण वही था, उन्हें भी ये भय सताता रहा कि उनकी जो द्रविड़ संस्कृति है तमिलनाडु की, जहाँ मुख्य विवाद होते रहे हैं, कि वो कहीं खतरे में न पड़ जाए। तो ये बहुत छोटी सोच की बात है। हमें बृहत रूप से इस भाषा को देखना होगा, समझना होगा और उसका आकलन करना होगा। धन्यवाद। श्री खोखर जी ने कहा कि जो नई शिक्षा 2020 में आई उसके बाद कुछ मराठी हिंदी विवाद एक शुरू हुआ। वहाँ कहा ऐसा मराठी बोलनी पड़ेगी जबकि मराठी और हिंदी की लिपि एक है। ये सब दुर्भाग्यजनक चीज़ें हुई। उन्होंने बताया अपने पंजाबी भाषा के बारे में, उन्होंने बताया कि हमारे तो हिंदी उर्दू को लेकर के पहले भी विवाद हुए हैं, ये विवाद नया नहीं है। इस्लामाबाद का उदाहरण दिया राज्यपाल एंड सन्स था, और कई जो पंजाबी राइटर हैं उन्होंने हिंदी में भी लिखे। भीष्म साहनी का नाम बताया, आप एक नाम शायद भूल गए, अमृता प्रीतम का नाम। हाँ, वो बहुत बड़ी राइटर थी अमृता प्रीतम। हाँ जी, मैं मिला उनसे। और उपेंद्र अष्टोकर अपने नाम लिए और बहुत से लोगों का नाम लिए। बहुत लोग पंजाबी राइटर्स हैं, उन्होंने ज़्यादातर पंजाबी राइटर्स में मैं समझता हूँ उन्होंने हिंदी और पंजाबी दोनों में लिखा है, ज़्यादातर लोगों ने। ये एक बहुत बड़ी इसमें उदाहरण है। इस थोड़ी समझ की भूल है। दक्षिण भारत में पता नहीं क्यों विरोध उसका होता है, जबकि दक्षिण भारत की देखिए चेन्नई में जेमिनी फिल्म स्टूडियो सबसे बड़े, जो कितनी हिंदी फिल्में बनी हैं। हिंदी की सबसे बच्चों की पत्रिका चंदा चेन्नई से निकलती थी। चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी वो सभा भी थी गांधी जी स्कूल की। फिर भी कुछ लगता है कि वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसको लेकर हम बाद में बात करेंगे। हुआ इसकी वजह से, लेकिन ये चीज़ दुर्भाग्यजनक है। इसमें जैसे पालीवाल जी ने भी बताया कि ये बड़ी समझ की कमी है और लोगों में एक बिना किसी दूसरी चीज़ को लेकर रोष होता है, वो भाषा में निकाल देते हैं। ये भी एक बात है। आइए, हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बात की, शर्मिष्ठा बाग जी से बात की, प्रियंका जी से बात की, आतिया मुश्ताक से बात की और खोखर साहब से। अब हम इसके कुछ और बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भाषा विवाद किसके हित में, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी। सबका ये कहना था कि भाषा विवाद बड़ा दुर्भाग्यजनक है, ये किसी के हित में नहीं है। देश को क्षति हो रही है, हमारी संस्कृति को क्षति हो रही है, हमारे देश की जो समन्वय की एक हमारी संस्कृति रही है उसको क्षति हो रही है। इसके कुछ बिंदुओं पर आइए हम फिर बात करते हैं। शर्मिष्ठा बाग जी से शुरू करते हैं। शर्मिष्ठा जी, ऐसा देखा गया कि ये जो क्षेत्रीयता है हमारे यहाँ, क्षेत्रीयता से भाषा विवाद का जन्म होता है। हर प्रांत डरा हुआ कि हमारी क्षेत्रीयता खत्म नहीं हो जाए। जो रीजनल पार्टी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टीज होती हैं, तो बंगला में भी ये कई बार डर रहा है उनका कि भाई हमारी भाषा को आघात नहीं पहुँचे। ऐसा एक मन में फियर क्यों रहता है लोगों के बीच में। बंगला हो तो सब भाषाओं में देखा कि मराठी में भी यही है। मराठियों ने सोचा कि हमारी भाषा का लोप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मराठी भाषा लोप कैसे होगा? मराठी तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोग बोलने वाले हैं। और भाषा ये बात है कि जो भाषा बोली जाती है वही जिंदा रहती है। भाषा अगर नहीं बोली जाए तो मर जाती है। भाषा हिंदुस्तान में 200 भाषाएं मर चुकी हैं। जो भाषा नहीं बोली जाती वो नहीं बोली जाती। आज संस्कृत हमारे देवी देवताओं की भाषा रही है, लेकिन बोली नहीं गई, तो इसलिए आज वो जनता की भाषा नहीं है, वो शोध की भाषा बन गई है, रिसर्च की भाषा बन गई है। तो ये शर्मिष्ठा जी, हम जानना चाहेंगे क्षेत्रीयतावाद ने कहाँ तक भाषा को प्रभावित किया है? सर, एक्चुअली मेरे को लगता है ऐसा कि राजनीति को गलत तरीके से लिया गया है, क्योंकि जहाँ जिस शहर का बात आपने बोले, मराठी और बांग्ला भाषा की, जैसे बॉम्बे में ये मराठी अस्मिता का बात जो आप बोले, बॉम्बे में पूरी इंडिया की लोग उधर अपनी रोटी रोजी के लिए है, ना सिर्फ मराठी। तो मराठियों की ये डर हो सकता है कि अब मराठी लोगों की भाषा कम होते जा रहा है, पूरी इंडिया के दूसरी भाषाओं की उधर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप कोलकाता को देखें सर, कोलकाता में जितने लोग बांग्ला में बात करते हैं, लगभग उसके आसपास ही हिंदी भाषियों भी है, कोई विरोध नहीं है सर।
अगर कोई भाषा में विरोध हो ही नहीं सकता। अगर आज की बेंगलोर आप देखें, बेंगलोर में जितने लोग कन्नडिगा में बात करते हैं, अब उसके समान लोग बांग्ला में भी बात कर सकते हैं। दोनों भाषा, कर्नाटका भाषा और बांग्ला भाषा सेम दोनों भाषा के लोग उधर रहते हैं। तो इंडिया में ये घिनौने जो इतिहास रचे जा रहे हैं अभी सांप्रतिक दिन में, ये एकदम ही ठीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि इंडिया में बहुभाषी बहुत धर्म की देश है। ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सदियों से चलती आई हुई परंपरा के लिए हानिकारक ही होगी। ये अभी इधर ही बंद करने का, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आइए हम पालीवाल जी से। पालीवाल जी, एक हमारी हिंदी भाषियों से शिकायत रही है कई बार, तो मेरा अनुभव है, मैं कई बार ये जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मुझे कई बार भारत सरकार के उपक्रमों में जाने का मौका मिला। हमारे हिंदी भाषी जो राजभाषा अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि आप हिंदी सीखिए, हिंदी जानिए, हिंदी भाषा है, लेकिन वो खुद स्थानीय भाषा नहीं पढ़ते, नहीं जानते वो। मैंने उनको कई बार कहा कि अगर आप हिंदी अधिकारी हैं, राजभाषा अधिकारी हैं कलकत्ते में, बंगाल में, और आप उनको कहते हैं कि हिंदी जानिए, आपको भी बंगला जानना जरूरी है, आप भी बंगला बोलिए। ये इसकी कमी क्यों होती है? क्यों ये? तब इसको लोग बोलते हैं बिग ब्रदर एटीट्यूड, उसको तब उसको कहते हैं सब बड़े हम पर राज करना चाहते हैं। इस गलतफहमी को कैसे ठीक किया जाए? देखिए नेवर जी, भाषा का जो मामला है, अभी हम नई शिक्षा नीति के तहत और उससे उपजे विवाद की बात कर रहे थे। तो 60 के दशक में कोठारी आयोग बना था, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसने एक सूत्र दिया था, त्रिभाषा सूत्र। उस त्रिभाषा सूत्र में आपके इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। अगर हमने अपनी सबसे पहले अपनी मातृभाषा, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी, अगर इन 3 भाषाओं को सीखा होता तो मुझे लगता है कि आज जिस समस्या का सामना हम कर रहे हैं वो समस्या हमारे सामने नहीं होती। हिंदी भाषियों की तरफ से दिक्कत ये हुई कि वो दक्षिण से और अन्य भाषा भाषियों से तो ये उम्मीद करते रहे कि वो हिंदी सीखें, लेकिन उन्होंने कभी भारत की किसी अन्य भाषा को सीखने का प्रयास नहीं किया जो करना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि हमने त्रिभाषा सूत्र सही तरह से लागू नहीं किया और आज हमको नई शिक्षा नीति के नाम पर फिर वही बात कहनी पड़ रही है। अगर हमने उस समय ऐसा किया होता तो ये समस्या हमें दिखाई न पड़ती। और दूसरी बात जो भय की है कि उनको भय क्यों है, कभी हम अपने से ये सवाल पूछें कि जो भय हमें हिंदी से होता है वो अंग्रेजी से क्यों नहीं होता? बंगाल में मैं जब से यहाँ आया हूँ पिछले 30 साल में, मैं हर कुछ समय में टेलीग्राफ में पढ़ता हूँ कि बांग्ला माध्यम के 40 विद्यालय 80 विद्यालय बंद कर दिए गए या उनको अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो नुकसान है बांग्ला का, ये हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ये लगने लगता है कि हिंदी की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। भारत में अंग्रेजी एक साम्राज्यवादी भाषा की तरह हर जगह अपना स्थान बनाए हुए है, उससे हमें कभी दिक्कत नहीं होती। महाराष्ट्र में जो आंदोलन हो रहा है हिंदी के विरुद्ध, कभी अंग्रेजी के विरुद्ध तो नहीं हुआ। दक्षिण में जब हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था तो आर.के. लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें एक व्यक्ति को दिखाया है कि वो हिंदी के बोर्ड पर पूरी ताकत से पत्थर फेंक रहा है, और उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि ये आदमी न हिंदी जानता है ना अंग्रेजी जानता है, ये सिर्फ तमिल जानता है, लेकिन ये हिंदी के खिलाफ है और अंग्रेजी के समर्थन में है। अब आप समझ लीजिए कि एक मनोविज्ञान जो अपनी भाषा से प्रेम न सिखा के आपको एक अन्य भारतीय भाषा से अगर घृणा करना सिखाता है और अंग्रेजी का पक्ष लेना सिखाता है, तो मुझे लगता है कि जो मूल्य हमने पूरे भारत में पिछले 70-75 साल में पैदा किए, वो कहीं ना कहीं हमारी दुविधा को, हमारे विभ्रम को ज़्यादा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो हिंदी से किसी भारतीय भाषा को खतरा नहीं है। हिंदी एक तरह से भारतीय भाषाओं का जो दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार है। जिस नाव पर बैठे हैं हम, उस नाव में तमाम भारतीय भाषाएं एक साथ हैं हिंदी के साथ।
लेकिन अगर हिंदी का ये दुर्ग द्वार टूट गया तो अंग्रेजी को, अन्य भारतीय भाषाओं को पराजित करने में एक क्षण नहीं लगेगा। इसलिए भारतीय भाषाएं आपसी समझबूझ और आपसी समझदारी से आगे बढ़ें, एक दूसरे को ऐसा कुछ परागण करें कि उनमें एक दूसरे की शक्ति आए, एक दूसरे की सामर्थ्य बढ़े, तब मुझे लगता है कि भारतीय भाषाएं बची रहेंगी। वरना एक बाहर की भाषा, एक साम्राज्यवादी भाषा जो है वो भारत की सभी भाषाओं को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात आपने ठीक कहा कि हम लोगों को अंग्रेजी से कहीं कोई विद्वेष नहीं होता, अंग्रेजी से कोई नहीं होता, लेकिन बाकी भाषाओं से होता है। ये एक बड़ी मानसिकता, लगता है ये गुलामी वाली मानसिकता आज भी हमारे दिमाग में है। तो आपने अच्छी कहा। इस प्रकार हमने शर्मिष्ठा जी से बात की, प्रियंका जी से बात की। हम अपने दो प्रतिभागियों से फिर बात करेंगे। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भाषा विवाद किसके हित में। अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री प्रियंकर पालीवाल और उनके पहले शर्मिष्ठा बाग जी ने बहुत सी बात कही। आइए हम बात करते हैं सागर जी। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि उर्दू हम लोग हिंदी में, हम लोग गजल, हमारे अखबार में भी गजल छपती है, कविता भी और गजल बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ। कव्वाली आपके यहाँ भी बहुत पॉपुलर है। वो बेसिकली कुछ उर्दू में नहीं, हिंदी में भी होती है कव्वाली, हमारी भी होती है। लेकिन अब हम देखते हैं जो मुस्लिम लोग हैं अपनी भाषा से खुद अलग होते जा रहे हैं। आज अखबार देखिए, उर्दू के अखबार को पढ़ते ही नहीं लोग। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता मुसलमान वो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। तो ये मानसिकता आपके भी क्यों आ रही है, जबकि उर्दू बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है? अभी उर्दू का बहुत ही खराब पोजीशन है बंगाल में खास करके, इसलिए कि सभी जगह मुस्लिम बच्चे में कौन सा उर्दू का अखबार है? मुस्लिम बच्चे उर्दू नहीं ले रहे हैं स्कूल में। मुस्लिम मैंने उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा भाषा में उर्दू, कहाँ उर्दू का अखबार कहाँ है? आपको बताएंगे कलकत्ता में जितना भी स्कूल है आप देख लीजिए, वहाँ कोई उर्दू है ही नहीं। बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप उर्दू है ही नहीं। और अगर आप प्रोफेशनल स्कूल जाए तो बेकार है, वहाँ पर वहाँ भी उर्दू नहीं है। कोई अगर मुस्लिम इंसान एक स्कूल खोलता है अपने पैसे से तो ये बोलता है उर्दू लगे क्या फायदा, इसलिए कि बच्चे तो आएंगे नहीं, एडमिशन नहीं लेंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे एडमिशन लेने, क्योंकि फ्यूचर कुछ नहीं है जॉब का। देखिए कोई वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस या IAS ऑफिसर का जॉब होता है, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उर्दू तो नहीं होता उसमें, इट्स ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। तो लोग बोलते हैं उर्दू बेकार है, लेट मी टेल यू। इसलिए बहुत अफसोस होता है बोलते हुए हमको कि स्लोली बंगाल में तो उर्दू का बहुत ही बुरा हाल है। हालांकि देखिए फिल्म इंडस्ट्री चल रही है अगर तो उर्दू लैंग्वेज से मेरे ख्याल में, क्योंकि जितनी भी अच्छे हिट सॉन्ग्स हैं वो सब उर्दू में लिखे जाते हैं। तो डायलॉग भी आप देखिए, गौर देखिए तो उर्दू में है, तो पब्लिक बहुत लाइक करती है उर्दू डायलॉग, उर्दू सॉन्ग्स। बट एज फार स्टडिंग रीडिंग द लैंग्वेज, अभी मेरे को देखिए, हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, हालांकि मदर इतनी बड़ी शायरा थी पूरे इंडिया की फेमस, क्योंकि हम लोग लॉटो में था ही नहीं उर्दू जहाँ हमने पढ़ा, इसलिए बच्चे भी मजबूर हैं। तो उर्दू अखबार भी बंद हो रहा है आस्ते आस्ते। तो जो हम दरख्वास्त करते हैं उन लोगों से जो सुन रहे हैं मेरी आवाज़, आप प्लीज उर्दू पढ़िए, प्राइवेटली पढ़िए, उर्दू खत्म मत करने दीजिए। आइए हम बात करते हैं जगमोहन सिंह जी से। जगमोहन जी, जहाँ तक पंजाबी भाषा का सवाल है, पंजाबी भाषा में तो अच्छा, वहाँ पेपर्स तो पंजाबी भाषा में भी कुछ पेपर निकलते हैं, लेकिन वो वहाँ भी पंजाबी में भी सब इंग्लिश दा हो रहे हैं। सब जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है वो पंजाबी इंग्लिश बोलता है, और इंग्लिश बोलने वाले दिल्ली में भी पंजाब के लोग भरे हुए हैं। आप उनकी पंजाबी भाषा की क्या भविष्य है आपके हिसाब से? इसमें सबसे बड़ा कारण हम हैं। हमने अपनी अगली पीढ़ी को भाषा नहीं सिखाई। उसका कारण अभी जैसे मोहतरमा ने कहा कि हायर स्टडीज़, स्पेशलाइज्ड पर कोई पढ़ाई करनी हो, कोर्स करना हो, तो वो हमारे देश में सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध है। और देशों में जैसे रशिया, जर्मन, स्पेन, इन्होंने अपने यहाँ
उच्च स्तरीय सभी जो पढ़ाई है वो उनकी भाषा में उपलब्ध है पुस्तकें, और वो वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। नामी गिरामी जापानी साइंटिस्ट, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है क्योंकि उनके देश में उसकी आवश्यकता नहीं थी, नहीं रही है। हमारे देश में हम शायद सिर्फ नीतियाँ या विभाग बनाने तक ही अपने आप को सीमित रखे हैं, नहीं तो आज़ादी के 76 सालों के बाद भी हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दे पाएँ तो ये कमी शायद हमें कहीं रही है। ये प्रशासन को इस पे मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। पंजाबी के साथ ऐसा हुआ कि ये विलुप्त हो रही है, कारण यही आता है कि आगे अगर बच्चों को हमने पढ़ाना है तो उनको अंग्रेज़ी आनी लाजमी है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, कलकत्ता से 80 वर्षों से चला आ रहा अखबार नवी प्रभात और देश दर्पण, पंजाबी का भारतवर्ष में पहला अखबार कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये दोनों अखबार आज बंद हो चुके हैं, पाठक नहीं हैं। कारण घूम फिर के वही आता है कि उस भाषा में जब तक हम सब चीज़ें उपलब्ध नहीं कराएंगे, लोगों का उसमें ध्यान नहीं आएगा। हिंदी को हमें और सुदृढ़ करना है। हिंदी ने इन वर्षों में अपने आप को बहुत खुले दिल से दूसरी भाषाओं के शब्दों को समाहित किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर उस स्तर पर जो काम करने की आवश्यकता है, उसकी पहल अभी से करनी बहुत आवश्यक है। तभी हम भविष्य में ये कर पाएंगे या देख पाएंगे कि हिंदी को वो दर्जा और सम्मान मिला है जो उसको मिलना चाहिए। भाषा का विरोध पर मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया से संलग्न हैं। शुरू में मैं जब कलकत्ता शहर आया था 1980 के दशक में, श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने आमरा बांगाली एक संस्था का गठन किया था, और उन लोगों ने उस समय काफ़ी जोर लगाया था कि भाई आपकी दुकानों में जो बोर्ड हैं वो बंगला में ज़रूर होने चाहिए, साइन बोर्ड। आपको अगर यहाँ काम करना है तो आपको यहाँ की भाषा में बात करनी होगी। लेकिन उसने वो विकराल रूप नहीं लिया जो अभी हमें ये नई भाषा नीति के विरोध में जो देखना पड़ रहा है। उसका कुछ कारण हम टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइंस थी, बातें इतनी जल्दी नहीं फैलती थी, माध्यम कम थे, सोशल मीडिया नहीं था। आज हर कोई चीज़ सेकंडों में वायरल हो जाती है। तो मेरा ये विचार है कि क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे नेवर साहब ने कहा कि जब तक बोली जाएंगी तब तक जीवित रहेंगी। ये भाषाएं बोली जा रही हैं, जीवित हैं, लेकिन मुद्दा हिंदी भाषा को उसकी उस प्रतिष्ठा को दिलाने का है, जिसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, राज्य स्तर पर भी और केंद्र को भी। धन्यवाद। भाषा विवाद किसके हित में? इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर आज हमने चर्चा की। अभी जो हमारे देश में भाषा विवाद हो रहा है, खासकर भी जो एक बांग्ला भाषा को लेकर के विवाद, उस पर भी हमने बातचीत की। कैसे क्यों गलत काम हो रहा है, इससे किसका नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय एकता का नुकसान हो रहा है, आपस की संप्रति का नुकसान हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए भाषा के मामले में। इन सब पर बहुत ही बेबाक टिप्पणी हमारे लोगों ने की। हम बहुत आभारी हैं शर्मिष्ठा बाग जी के, प्रियंकर पालीवाल जी के, अतिया मुश्ताक जी के और जगमोहन सिंह खोखर जी के, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tazaTV.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
है।